हेलो फ्रेंड, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट बुद्धि में आप सभी का स्वागत है। तो हम पढ़ रहे हैं आज अध्याय 2, भारत में अंग्रेजी राज की स्थापना। ये है इतिहास बिहार बोर्ड, अतीत से वर्तमान बुक की एनालिसिस कर रहे हैं, जिसमें आज हम अध्याय 2 पढ़ेंगे, भारत में अंग्रेजी राज की स्थापना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए अपने हित मित्र दोस्तों के साथ, और जो पहली बार देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटे जरूर बजाएं। तो चलिए, अध्याय भारत में अंग्रेजी राज की स्थापना बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। यहाँ से अक्सर एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, तो आप इसे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और ध्यान दे करके, क्योंकि नीचे कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं, वो आप सभी को ही देने हैं। इस अध्याय में हम इंग्लैंड की व्यापारिक कंपनी के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारे देश में मूलतः व्यापार करने आई थी। धीरे धीरे इस देश पर वो शासन करने लगी। ये घटना अचानक नहीं घटी, बल्कि इसके पीछे एक विस्तृत घटनाक्रम था। इस प्रक्रिया को समझने का हम प्रयास करेंगे। जरूर यहाँ पर हम सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से आसान शब्दों में इस बुक में पढ़ेंगे, जिससे हम इसे कभी भूलेंगे ना, और कहानी नुमा सारी चीज़ों को अपने शब्दों में बताया गया है। तो आप इसे बहुत ही अच्छे से डेट बाय डेट पढ़ेंगे, और प्रश्नों के उत्तर नीचे दिए गए हैं, उसको आप जरूर देंगे। चलिए, कक्षा 7 में पढ़ी गई बातों के आधार पर बताइए, 8वीं शताब्दी में किस देश के व्यापारी भारत में व्यापार करने आए थे। 1707 में मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात भारत में कौन से राज्य बना। कुछ ऐसे यूरोपीय देशों के नाम बताइए जो 15वीं और 17वीं शताब्दी के बीच व्यापार करने के उद्देश्य से हमारे देश में आए। भारत और यूरोप के बीच व्यापार। भारत और यूरोप के बीच व्यापार। भारत और यूरोप के बीच प्राचीन काल से ही व्यापारिक संबंध थे। स्थल मार्ग से होने वाले इस व्यापार में अरब सौदागरों की भूमिका महत्वपूर्ण थी। वे भारतीय, यूरोपीय और कारीगरों से सामान खरीदकर अरब के बाजारों में लाते थे, जहां से यूरोप के व्यापारी उसे खरीदकर अपने देशों के बाजारों तक पहुंचाते थे। इस तरह के व्यापार से यूरोप के लोगों तक सामान पहुंचते पहुंचते काफ़ी महंगे हो जाते थे। साथ ही इस व्यापार में यूरोप के व्यापारियों का मुनाफा भी कम होता था। 15वीं शताब्दी के आसपास यूरोप के व्यापारियों ने लाल सागर से होते हुए स्थल मार्ग से भारत आना शुरू किया, लेकिन इसे उन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। लाल सागर से आना इन्हें काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। स्थल मार्ग से यूरोप तक माल पहुंचाने में काफ़ी समय अधिक लगता था, मतलब पहुंचाने में समय काफ़ी अधिक लगता था, और रास्ते में लूट जाने का भय सदा बना रहता था। बहुत से स्थानों पर उन्हें चुंगी अर्थात कर भी देना पड़ता था। इसके अरब के व्यापारी समूह उनके लिए तमाम तरह की मुश्किलें खड़ी करते थे। इसलिए यूरोप के व्यापारियों के लिए यह आवश्यक हो गया था कि वे एशिया और भारत के लिए एक ऐसे रास्ते की खोज करें जिससे ये सारी मुश्किलें न आए। आपने कक्षा 7 में पढ़ा है कि इस दिशा में सर्वप्रथम सफलता पुर्तगाल के नाविकों को मिली थी। पुर्तगाल का जो नाविक था वास्को डी गामा, ये 1498 में यूरोप से होकर के अफ्रीका का चक्कर लगाता हुआ उत्तमासा अंतरीप अर्थात कोफ ऑफ गुड होप के मार्ग से भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा। कालीकट के शासक ने वास्को डी गामा को अपने यहाँ व्यापार करने की अनुमति एवं सुविधा दे दी थी। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, ये ब्रिटिश आइसलैंड है। यहाँ से चल करके कोप ऑफ मंडूक जो यहाँ पर है, यहाँ होते हुए ये भारत के कालीकट में पहुँच गया था। भारत के कालीकट पे पहुँच करके नए मार्ग की खोज कर लिया था। इसे होकर के फिर यहाँ पे भारत के कालीकट मैदान पर, मतलब कालीकट
कालीकट के शासक भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा और कालीकट के शासक वास्को डी गामा को अपने यहाँ व्यापार करने की अनुमति एवं सुविधा दे दी। वास्को डी गामा भारत से गर्म मसालों को लेकर के वापस लौटा। उसे बेचकर यात्रा पर हुए खर्च से 60 गुना लाभ हुआ। इससे पुर्तगाल के व्यापारी और नाविक बहुत उत्साहित हुए और उनका भारत आने का सिलसिला शुरू हो गया। आगे चलकर पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में कालीकट, गोवा, दमन द्वीप, हुगली के बंदरगाहों में भी अपनी व्यापारिक कोठियां स्थापित की। उन्होंने भारत में राजनीतिक सत्ता स्थापित करने का भी प्रयास किए, किंतु वे सफल नहीं हुए। आप भारत में मिलने वाले गर्म मसालों की सूची बनाइए। भारत में पुर्तगाली व्यापारियों की सफलता ने यूरोप के दूसरे देशों के व्यापारियों को भी उत्साहित किया। वे भी उसी रास्ते में भारत आने लगे। इस तरह यूरोप के कई देशों में भारत तथा एशिया के अन्य भागों से व्यापार करने के लिए व्यापारिक कंपनियां स्थापित की गईं। इनमें पुर्तगाल के अलावा हाईलैंड, इंग्लैंड, फ्रांस, डेनमार्क की कंपनियां भी प्रमुख थीं। इन्हीं कंपनियों में से एक कंपनी ने आगे चल करके हमारे देश की बागडोर अपने हाथों में ले ली। इतना ही नहीं, इसने हमारे देश पर करीब 200 वर्षों तक भी शासन किया। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना तो 31 दिसंबर 1600 को इंग्लैंड के कुछ व्यापारियों ने लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी। तो लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 में हुआ था। इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने इस कंपनी को 15 वर्षों के लिए पूर्व अर्थात एशिया के देशों के साथ व्यापार करने का एकाधिकार दे दिया। इसका मतलब था कि इंग्लैंड की केवल इसी कंपनी को भारत में से व्यापार करने का अधिकार था। इंग्लैंड का कोई अन्य व्यक्ति या व्यापारी समूह भारत के साथ व्यापार नहीं कर सकता था। इस तरह यह कंपनी भारत की चीज़ें खरीद करके यूरोप में ज़्यादा कीमत पर बेच सकती थी। लेकिन जरा सोचिए कि क्या ईस्ट इंडिया कंपनी को चुनौती देने वाली अन्य दूसरी यूरोपीय कंपनियां नहीं थीं? पुर्तगाल तो पहले से ही भारत के साथ व्यापार कर लाभान्वित हो रहा था। इसके साथ ही हॉलैंड, फ्रांस एवं डेनमार्क जैसे देशों की व्यापारिक कंपनियों के हित भी इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी से टकराने लगे। सारी कंपनियां एक जैसी चीज़ें जैसे कि बारीक सूती कपड़े, रेशम, मलमल, नील, सोरा आदि खरीदती थीं। यूरोप में सूती कपड़ों का उत्पादन बिल्कुल नहीं होता था। वो सूती कपड़ों का उपयोग गर्मियों में किया जाता था। ऊनी वस्त्रों के अंदर अस्तर के रूप में जाड़ों में भी किया जाता था। इससे ऊनी कपड़े पहनने से ज़्यादा मुलायम और आरामदेह हो जाते थे। पूरे यूरोप में भारत के मसालों की बहुत ज़्यादा मांग थी। ठंडा प्रदेश होने के कारण यूरोप के लोगों के भोजन में मांस का उपयोग काफ़ी होता था, जिसे स्वादिष्ट बनाने के लिए तथा मांस को लंबे समय तक उपयोग में लाए जाने योग्य बनाए रखने के लिए इन मसालों का उपयोग किया जाता था। जाड़े के समय की भयानक सर्दी में केवल इन्हीं साधनों का प्रयोग कर यूरोप के लोग मांस खा सकते थे। इसमें हम वाणिज्यवाद का मतलब समझेंगे कि ये वाणिज्यवाद शब्द का जो मतलब है इसका क्या होता है। वाणिज्यवाद का मतलब लाभ कमाने के उद्देश्य से की गई व्यापारिक गतिविधियां आती हैं। इसमें किसी देश की संपदा का अंदाजा उसके पास जमा मूल्यवान धातुओं, विशेषतः स्वर्ण की मात्रा पर निर्भर करता है। और इसी तरह नील का इस्तेमाल कपड़ा रंगने के लिए होता था। शोरा बारूद बनाने के काम आता था। यूरोप में इन चीज़ों का अभाव था। इसके विपरीत यूरोप में उत्पादित बहुत कम ही चीज़ें भारत के लोगों के काम आती थीं। इसलिए यूरोप की कंपनियां मुख्य रूप से सोना और चांदी दे करके भारत से सामान खरीदती थीं। अधिक से अधिक सामान खरीदने तथा उनसे अधिक से अधिक मुनाफा कमाने के लिए इन सभी कंपनियों में होड़ लगी रहती थी। इसका सबसे ज़्यादा फायदा भारत के कारीगरों व छोटे व्यापारियों को होता था। उनका सामान तैयार होने के पहले ही बिक जाया करता था और वो भी अच्छे दामों पर।
मगर इस होड़ का एक दूसरा पक्ष भी था। जो कंपनी ज़्यादा वस्तुएं लेकर के यूरोप के बाजार में जाती थी उसे ज़्यादा मुनाफा होता था। साथ ही अगर एक ही तरह की वस्तुएं एक से ज़्यादा कंपनी बेचती थी तो उस वस्तु की कीमत बाजार में कम हो जाती थी। इसीलिए कंपनियां हमेशा इस प्रयास में रहती थीं कि दूसरी कंपनी को मुकाबले से बाहर कर दें। ज़्यादा मुनाफे कमाने तथा बाजार में एकाधिकार करने की होड़ में इन कंपनियों के बीच हिंसात्मक झगड़े भी होने लगे। आजकल की व्यापारिक कंपनियां ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफे कमाने के लिए क्या करती हैं? इन कंपनियों के द्वारा जो माल भारत में खरीदा जाता था उसे जहाज़ों पर लादे जाने तक सुरक्षित रखने की आवश्यकता होती थी। ये खरीदा गया माल फैक्ट्री में रखा जाता था। उस वक्त इस शब्द का अर्थ वस्तुएं बनाने की जगह से न होकर के एक ऐसे गोदाम से था जिसकी किलेबंदी हो सके, जो दीवारों से घिरा हो और जहां आक्रमणकारी से बचाव हो सके। इन फैक्ट्रियों की सुरक्षा के लिए सैनिकों की भर्ती की जाती थी, जिन्हें यूरोपीय तरीकों से ट्रेनिंग दी जाती थी। संख्या से कम होने के बावजूद ये सैनिक नियमित ट्रेनिंग की वजह से कई भारतीय राज्यों के सैनिकों के मुकाबले ज़्यादा दक्ष होते थे। अंग्रेज फ्रांसीसी संघर्ष। 18वीं सदी के आरंभ तक अंग्रेजों और फ्रांसीसियों ने अन्य यूरोपीय कंपनियों को उन महत्वपूर्ण स्थलों से हटा दिया जो उन्होंने एशिया और यूरोप के बीच के व्यापार के लिए स्थापित किए गए थे। अब इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य मुकाबला सीधे रूप से फ्रांस की फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ था। इंग्लैंड व फ्रांस की सरकारें भी अपनी अपनी कंपनियों को इस संघर्ष में पूरा समर्थन करते हुए उन्हें हर संभव सैनिक व आर्थिक मदद देती थीं। आप जानते हैं कि उस वक्त भारत में मुगल शासन कमज़ोर हो चुका था। उसकी वजह अनेक छोटे बड़े राज्य अस्तित्व में आ चुके थे। वे ताकतवर नहीं थे, लेकिन हमेशा अपनी पड़ोसी राज्यों के साथ युद्ध करते रहते थे। इन्हीं परिस्थितियों का फ़ायदा इन कंपनियों ने उठाया। इन कंपनियों ने ऐसे राज्यों को प्राप्त करने की चेष्टा की कि करों में छूट प्राप्त की तथा उस राज्य में व्यापार के एकाधिकार के बदले में वे इन राज्यों को सैनिक मदद देने का वादा करते थे। इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में कई जगहों जैसे कि सूरत, मछलीपट्टनम, हुगली, पटना, कासिम बाजार आदि जगहों पर अपनी फैक्ट्रियां स्थापित की। प्रायः इन्हीं जगहों के आसपास फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की भी फैक्ट्रियां थी। इसके अलावा फ्रांसीसियों ने पूर्वी तट पर चंदनगर, बालासोर, पश्चिमी तट पर माहे में फैक्ट्रियां स्थापित की थीं। फ्रांसीसियों का प्रधान कार्यालय भारत के दक्षिण पूर्वी समुद्र तट पर पांडिचेरी में था। उस प्रदेश में अंग्रेजों का प्रमुख केंद्र फोर्ट सेंट जॉर्ज मद्रास में था। उस समय यूरोप में इंग्लैंड और फ्रांस के बीच प्रतिद्वंद्वित थी। यूरोप में जब इन दोनों देशों में संघर्ष प्रारंभ हुआ तो भारत ने इन दोनों कंपनियों के बीच संघर्ष की शुरुआत हुई। ये शुरुआत दक्षिण भारत में कर्नाटक से हुई। कर्नाटक मुगल साम्राज्य का एक सूबा था जो लगभग स्वतंत्र हो चुका था। फ्रांसीसी कंपनी का मुख्य कार्यालय इनकी सीमा के काफ़ी करीब था। 1740 के आसपास कर्नाटक के नवाब ने यह देख करके उसके सूबे में फ्रांसीसियों की शक्ति बढ़ती जा रही थी कि उनके खिलाफ एक सेना भेजी। इस युद्ध में कर्नाटक की सेना हार गई और इस लड़ाई के परिणाम ने सिद्ध कर दिया कि एक छोटी सेना भी यह सैनिकों में अनुशासन हो तो उन्हें नियमित रूप से प्रशिक्षण व वेतन दिया जाए, उन्हें यूरोप में विकसित हुई नई बंदूकें दी जाएं तो भारतीय सैनिकों की काफ़ी बड़ी सेना को हरा सकती थी। सन 1750 के आसपास कर्नाटक में उत्तराधिकार का संघर्ष शुरू हुआ, जिसमें फ्रांसीसी एवं अंग्रेजी कंपनियां आमने सामने आ गईं। इसमें अंग्रेजी कंपनी अपनी पसंद के व्यक्ति को कर्नाटक का नवाब बनाने में सफल रही और फ्रांसीसियों को एक बड़ा झटका लगा। अंग्रेज और बंगाल। कर्नाटक के बाद संघर्ष का क्षेत्र दक्षिण से उत्तर पूरब की ओर बंगाल के स्थानांतरित हो गया। बंगाल में अंग्रेजों ने कलकत्ता में अपनी फैक्ट्री स्थापित कर रखी थी। बंगाल में अंग्रेजों ने
कलकत्ता में अपनी फैक्ट्री स्थापित कर रखी थी। बंगाल मुगल साम्राज्य का एक धनी और बड़ा प्रांत था। इसमें आधुनिक बिहार और उड़ीसा भी शामिल थे। मुगलों की केंद्रीय सत्ता की कमजोरियों का लाभ उठाते हुए बंगाल के दीवान मुर्शीद कुली खान ने अपने को एक स्वतंत्र शासक घोषित कर लिया था। वैसे वे मुगल बादशाह को नियमित रूप से राजस्व भेजते रहे। मुर्शीद कुली खान के बाद अलीवर्दी खान 1740 ईस्वी में बंगाल का नवाब बना। उसने बंगाल में कुशल प्रशासन कायम किया। अलीवर्दी खान ने यूरोप के व्यापारियों को हमेशा अपने नियंत्रण में रखने का प्रयास किया। उसके बाद उनका नाती सिराजुद्दौला नवाब बना और सिराजुद्दौला के नवाब बनने पर उनके परिवार के सदस्यों के बीच साजिश और झगड़े शुरू हो गए। इन साजिशों ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में हस्तक्षेप का अवसर दिया। उस समय का बंगाल। एक अंग्रेज इतिहास लेखक एस.सी. हिल उस समय बंगाल के किसानों के बारे में लिखता है कि 18वीं सदी के मध्य में बंगाल के किसानों की हालत उस समय के फ्रांस व जर्मनी के किसानों की हालत से बढ़कर रही थी। यदि उस समय के शहरों की हालत पर नज़र डाली जाए तो बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद के बारे में स्वयं प्रसिद्ध अंग्रेज सेनापति क्लाइव लिखता है कि मुर्शिदाबाद का शहर उतना ही लंबा चौड़ा आबाद और धनवान है जितना कि लंदन का शहर। इतना अंतर है कि लंदन के धनाढ़ से धनाढ़ व्यक्ति के पास जितनी संपत्ति हो सकती है, इससे बेतहा ज़्यादा संपत्ति मुर्शिदाबाद में अनेक के पास है। आज मुर्शिदाबाद शहर की स्थिति क्या है, जरूर पता करें। बंगाल पर व्यापार से शासन तक। बंगाल में पहली अंग्रेजी फैक्ट्री जो 1651 में बंगाल में पहली अंग्रेजी फैक्ट्री बनाई गई थी 1651 में हुगली नदी के किनारे शुरू हुई। व्यापार में वृद्धि होने के साथ साथ इसके चारों ओर कंपनी के अधिकारी एवं व्यापारी भी बसने लगे। धीरे धीरे कंपनी ने इस आबादी के चारों तरफ एक किला बनाना शुरू किया और इस किले का नाम फोर्ट विलियम रखा गया। कंपनी ने अपने व्यापार को ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार देने के लिए 1696 में 1200 रुपये का भुगतान करके 3 गांवों की जमींदारी यानी लगान एकत्र करने का अधिकार प्राप्त कर लिया। ये तीन गांव थे गोविंदपुर, सूतानाती और कालीकाता। तीनों गांवों के मिलने के बाद आगे चल करके इन्हें हम कलकत्ता कहा जाने लगा। अब इसे कोलकाता कहा जाता है। कंपनी की फैक्ट्री मद्रास में मुंबई में थी। आज इन जगहों को किस नाम से जाना जाता है, पता करिए। कंपनी ने मुगल सम्राट फारूक जो थे फारूक सियार 1717 ईस्वी में एक शाही फरमान प्राप्त किया और इसके अनुसार कंपनी को 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले बिना कोई अन्य कर दिए बंगाल में व्यापार करने की अनुमति मिल गई। इस आदेश के बाद कंपनी राज्य में जो माल खरीदती थी उस पर उसे कोई कर नहीं देना पड़ता था। सोचे बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने के क्या परिणाम होंगे। इसी पूरी व्यवस्था से बंगाल के राजस्व का काफ़ी नुकसान हो रहा था। कंपनी को मिली इस छूट का फ़ायदा कंपनी के कर्मचारी अपने निजी व्यापार के लिए भी कर रहे थे। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को ये व्यवस्था पसंद नहीं आई। उसने कंपनी को बिना शुल्क व्यापार करने से मना कर दिया। उसने कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए उनकी किलेबंदी के विस्तार पर रोक लगा दी। कंपनी भी अब ये समझ रही थी कि अगर बंगाल के व्यापार को सुरक्षित रखना है तो सिराजुद्दौला को नवाब पद से हटाना होगा। इसके लिए कंपनी ने बंगाल की राजनीति को टटोलना शुरू किया। उसने सिराजुद्दौला से असंतुष्ट व्यक्तियों से साठ-गांठ करना शुरू किया। सिराजुद्दौला की जगह कंपनी एक ऐसा नवाब चाहती थी जो उसके इशारों पर चल सके। इसके लिए कंपनी ने बंगाल के 2 बड़े व्यापारी अमी चंद और जगत सेठ के साथ साथ नवाब के सेनापति मीर जाफर को अपनी ओर मिला लिया। कंपनी का प्रयास था कि सिराजुद्दौला के असंतुष्टों में से किसी को नवाब बना दिया जाए। जवाब में
सिराजुद्दौला ने अपने करीब 30,000 सिपाहियों के साथ कासिम बाजार में स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला बोल दिया। कंपनी की सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था। अतः जून 1757 में मुर्शिदाबाद के पास प्लासी के युद्ध में हुआ। इस युद्ध में नवाब की सेना हार गई और सिराजुद्दौला मारा गया। मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया। इस लड़ाई के साथ भारत में कंपनी की सत्ता की स्थापना की शुरुआत हुई। प्लासी का असली नाम फ्लासी था, जिसे अंग्रेजों ने बिगाड़कर प्लासी कर दिया था। इस जगह को यहाँ पाए जाने वाले प्लासी फूलों के कारण प्लासी कहा जाता था। प्लासी के खूबसूरत लाल फूलों से गुलाल बनाया जाता है, जिसको होली में इस्तेमाल होता है। 1 जनवरी 1762 को इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विलियम पिट के नाम क्लाइव ने ये पत्र लिखा। अंग्रेज फौज की कामयाबी के जरिए एक महान क्रांति इस देश में की जा चुकी है। उस क्रांति के बाद एक संधि की गई है, जिसे कंपनी को बड़े ज़बरदस्त फायदे हुए हैं। मुझे मालूम है कि इन सब बातों की तरफ एक हद तक अंग्रेज कौम का ध्यान आकर्षित हो चुका है, किंतु मौका मिलने पर कंपनी इस तरह के प्रयत्नों में लगी रहेगी जो उसके आजकल के इतने बड़े इलाके और आगे की ज़बरदस्त संभावनाओं दोनों के अनुरूप हो। मैंने कंपनी को अत्यंत जोरदार शब्दों में इस बात की ज़रूरत दर्शा दी कि इन्हें इतनी सेना हिंदुस्तान भेज देनी चाहिए और बराबर हिंदुस्तान में रखनी चाहिए, जिससे वो अपने उस समय के धन और इलाके को और बढ़ाने के सबसे पहले मौके से फ़ायदा उठा सकें। 2 साल की मेहनत और तजुर्बे से मैंने इस देश की हुकूमत के बारे में और यहाँ के लोगों के स्वभाव के बारे में जो परिपक्व ज्ञान प्राप्त किया है, उससे मैं साहस के साथ कह सकता हूँ कि इस तरह का मौका जल्दी ही फिर आने वाला है। इस जीत के बाद कंपनी का कर मुक्त व्यापार पुनः आरंभ हो गया और कंपनी चाहती थी कि बंगाल का शासन अपने हाथों में ले सकती थी, लेकिन व्यापार के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाना उनके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण था। इस मुनाफे के अलावा मीर जाफर ने कंपनी के बड़े अधिकारियों को भेंट या घूस के रूप में भारी रकम दी। कंपनी के अधिकारियों की मांगों को पूरा करने में खजाना खाली होने लगा, फिर भी कंपनी संतुष्ट नहीं थी। जल्दी ही मीर जाफर को अपनी गलती का एहसास होने लगा। उसने इसका विरोध किया। उसके विरोध के पश्चात कंपनी ने मीर जाफर को हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को 1760 में बंगाल का नवाब बना दिया। मीर कासिम ने नवाब बनने की खुशी में कंपनी को बर्दवान, मिदनापुर, चटगांव जिले की जिम्मेदारी सौंप दी, लेकिन दूसरी तरफ उसने कंपनी पर अपनी पूर्ण निर्भरता की स्थिति को समझा। उसने कंपनी के शिकंजे से छुटकारा पाने के लिए कई कदम उठाए। उसने मीर जाफर के उन सभी अफसरों को हटाना शुरू किया जो कंपनी से मिले हुए थे। उसने बंगाल की आर्थिक स्थिति को भी सुधारने का प्रयास किया। कंपनी और उसके अधिकारी एवं कर्मचारी मुगल बादशाह फारूक शियार के द्वारा प्राप्त शाही फरमान द्वारा मिली सुविधाओं का दुरुपयोग कर रहे थे। वे बिना चुंगी दिए ही व्यापार करते थे। इससे राज्य को आर्थिक नुकसान हो रहा था। देशी व्यापारियों को भी धक्का लग रहा था, क्योंकि वे लोग निःशुल्क व्यापार नहीं कर सकते थे। विवश होकर के मीर कासिम ने चुंगी की वसूली खत्म कर दी, ताकि भारतीय व्यापारी भी कंपनी के व्यापारियों की बराबरी में व्यापार कर सकें। 26 मार्च 1762 ईस्वी को मीर कासिम ने अंग्रेज कर्मचारियों के व्यवहार की शिकायत की थी। उसने लिखा, अर्थात इसमें बताया जा रहा है कि 26 मार्च 1762 को मीर कासिम ने अंग्रेज कर्मचारियों के व्यवहार की शिकायत की थी। उसने लिखा कि कलकत्ते से ढाका, कासिम बाजार और पटना तक प्रत्येक स्थान पर प्रत्येक अंग्रेज अधिकारी, उसके गुमास्ते तथा एजेंट मेरे कर्मचारियों के स्थान पर स्वयं जिम्मेदार
ताल्लुकदार और लगान वसूल करने वाले का कार्य करते हैं। इसके अतिरिक्त प्रत्येक जिले, नगर और गांव में गुमास्ते और अन्य कर्मचारी चावल, धान, तेल, बांस, पान आदि का व्यापार करते हैं और कंपनी की दस्तक लिए हुए प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को कंपनी से कम नहीं समझता है। मुर्शिदाबाद पर कंपनी का दबाव बना रहता था। इस दबाव और नियंत्रण से बचने के लिए मीर कासिम अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटा करके मुंगेर ले गया। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर ले गया। मुंगेर की उसने बड़ी सुंदर और मजबूत किलेबंदी की और करीब 40,000 सैनिकों की फौज तैयार की। अपने सैनिकों को युद्ध के लिए नए तरीके सिखाने के लिए उसने यूरोपीय प्रशिक्षकों को नियुक्त किया। इतना ही नहीं, उसने मुंगेर में बंदूकों एवं तोपों के कारखानों की स्थापना की। आज भी आप मुंगेर में मीर कासिम के द्वारा निर्मित किले को देख सकते हैं। दस्तक का मतलब होता है, दस्तक वो प्रमाण पत्र था जो अंग्रेजी फैक्ट्री का अध्यक्ष कंपनी के सामान के संबंध में देता था, जिससे उस सामान के व्यापार पर चुंगी नहीं लगती थी। मुंगेर किस नदी के किनारे बसा है? मुंगेर किन किन चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है? जरूर पता करिए। निसंदेह मीर कासिम के द्वारा उठाए गए इन कदमों से कंपनी के अफसर नाराज हो गए और उन्होंने नवाब को हटाने का फैसला किया। मीर कासिम ने महसूस किया कि वो अकेला कंपनी की फौज का सामना नहीं कर सकता है, इसलिए उसने मुगल शासक शाह आलम और अवध के नवाब सिराजुद्दौला से मदद मांगी और इन तीनों की संयुक्त सेना की कंपनी की सेना के साथ पश्चिम बिहार के बक्सर नामक स्थान पर 1764 ईस्वी में लड़ाई हुई, जिसमें भारतीय सेनाओं की हार हुई। इस हार के पश्चात 1765 ईस्वी में सिराजुद्दौला और शाह आलम ने इलाहाबाद में क्लाइव के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किए। समझौतों के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिल गई। इससे कंपनी को इन प्रदेशों से राजस्व वसूली का अधिकार मिल गया। बक्सर किसे कहते हैं? बक्सर कहते हैं वेद मंत्र की रचना करने वाले बहुत से ऋषि यहाँ हुए। इस स्थान को वेद गर्भ कहते हैं। यहाँ गौरी शंकर मंदिर के पास एक तालाब है जिसका पहले नाम था अगसर, अर्थात पाप को दमन करने वाला। कहते हैं कि वेद सिरा नाम के एक ऋषि ने दुर्वासा ऋषि को उकसाने के लिए व्याघ्र का रूप बनाया। इस पर क्रोधित होकर के दुर्वासा ने उन्हें शाप दिया, किंतु व्याघ्र ही बना रहा। अंत में इसी तालाब में नहाने से वेद सिरा अपना असली रूप पा सके। तब से इस तालाब का नाम पड़ा व्याघ्रसर। पीछे इस शहर का नाम धीरे धीरे व्याघ्रसर से बगसर और अंत में बक्सर हो गया। कंपनी को दीवानी मिलने से क्या क्या फायदे हुए? इस तरह कंपनी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य की पूर्ति हो गई। 18वीं सदी की शुरुआत से ही भारत के साथ कंपनी का व्यापार बढ़ता जा रहा था, लेकिन उसे भारत से चीज़ें खरीदने के लिए अपने देश से लाए गए सोने और चांदी का ही इस्तेमाल करना पड़ता था। इससे इंग्लैंड में सोने और चांदी की कमी होने लगी थी एवं पूरे इंग्लैंड में इसका विरोध होने लगा था। यहाँ तक कि वहाँ की सरकार ने भी कंपनी को किसी और विकल्प की तलाश करने का आदेश दिया था। बंगाल की दीवानी हासिल करना कंपनी के लिए एक महत्वपूर्ण विकल्प के रूप में उभरा। इससे होने वाले मुनाफे से वे भारत से सामान खरीदकर इंग्लैंड भेज सकते थे और उन्हें चांदी लाने की आवश्यकता नहीं रह गई। इस तरह अब बगैर अपने कोई पैसा लगाए व भारत के लोगों से ही पैसा वसूल कर भारत का ही सामान सस्ते में खरीद कर यूरोप भेज सकते थे और मुनाफा कमा सकते थे। प्लासी युद्ध की विजय के बाद अगर वे चाहते तो यहाँ के नवाब बन सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। शासन चलाने के पचड़े से बच करके उन्होंने व्यापार करना, धन कमाने का सिलसिला जारी रखना। लेकिन बंगाल विजय के पश्चात वे भारत में
एक महत्वपूर्ण राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरे और धीरे धीरे पूरे भारत के आर्थिक संसाधनों पर अपना कब्जा जमाने के प्रयास में लग गए। बंगाल के बाद कंपनी ने भारत के अन्य राज्यों पर कब्जा जमाने के लिए लड़ाई के साथ साथ विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक, कूटनीतिक साधनों को अपनाया। ज़्यादातर राज्य कंपनी की सैनिक भक्ति से डर करके उसकी बातें मानने को तैयार हो गए। ऐसे राज्यों पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए कंपनी ने उनके साथ सहायक संधि की और इसके अंतर्गत भारतीय शासकों को अपने क्षेत्र में कंपनी की फौज रखनी पड़ी थी। इसका खर्च भी उन्हें ही देना पड़ता था। अगर कोई शासक खर्च की रकम अदा करने में अपनी लाचारी दिखाता तो जुर्माने के तौर पर कंपनी उनके इलाके को अपने कब्जे में ले लेती थी। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक हैदराबाद का निजाम और दूसरा शासक अवध का नवाब था। इन दोनों शासकों को अपने राज्यों के कुछ हिस्से कंपनी को देने पड़े थे और इसके अलावा भारतीय शासकों को अपने राज्य में एक अंग्रेज अधिकारी भी रखना पड़ता था। इस अधिकारी को रेजिडेंट कहा जाता था। रेजिडेंट के माध्यम से कंपनी इन राज्यों के अरुंधति मामलों पर नज़र रखती थी। उस राज्य का अगला राजा कौन होगा, किस को पद देना उचित होगा आदि चीज़ें भी कंपनी के अफसर ही तय किया करते थे। कई राजाओं और नवाबों ने कंपनी की चालों को समझा। कंपनी शासन को चुनौती देने के लिए उन्होंने बड़े पैमाने पर तैयारियां की। कंपनी भी ऐसे शासकों से बलपूर्वक निपटने के लिए तैयार थी। आइए कुछ ऐसे भारतीय शासकों के बारे में जानें जिन्होंने डटकर कंपनी का मुकाबला किया। दक्षिण भारत का मैसूर राज्य, वर्तमान में कर्नाटक, उस समय काफ़ी प्रसिद्ध एवं ताकतवर था। वहाँ हैदर अली एवं उसके पुत्र टीपू सुल्तान ने सफलतापूर्वक शासन किया। मालाबार तट पर होने वाले व्यापार, जहाँ से कंपनी काली मिर्च और इलायची खरीदती थी, मैसूर के नियंत्रण में था। 1785 में टीपू सुल्तान ने अपने राज्य में पड़ने वाली बंदरगाहों से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च, इलायची के निर्यात पर रोक लगा दी। टीपू ने फ्रांसीसियों से मित्रता की और अपनी सेना के आधुनिकीकरण में उनकी मदद ली। उसके इन कदमों से कंपनी और मैसूर में लड़ाई छिड़ गई। टीपू की कंपनी के साथ आखिरी लड़ाई 1799 में श्रीरंगपट्टनम में हुई, जिसमें टीपू बहादुर के साथ लड़ते हुए मारा गया। टीपू की कहानी। राजाओं की छवि अक्सर जनश्रुतियों से भी बनती है। इस प्रचलित किस्सों में उनकी ताकत का खूब यशगान किया गया। 1782 में सुल्तान बने टीपू के बारे में कहा जाता है कि एक बार वे अपने फ्रांसीसी दोस्त के साथ जंगल में शिकार खेलने के लिए गए थे। वहां एक शेर उनके सामने आया। उनकी बंदूक ने मौके पर साथ नहीं दिया। कटार भी जमीन पर गिर गई। फिर भी टीपू ने निहत्थे ही शेर का मुकाबला किया और आखिरकार कटार उठा ली। अंत में उन्होंने शेर को मार गिराया और इसी के बाद से उन्हें शेर ये मैसूर कहा जाने लगा। टीपू की मौत के बाद अंग्रेजों ने मैसूर का शासन पुराने वोडियोर राजवंश के हाथों में सौंप दिया। मैसूर राज्य के कुछ इलाके कंपनी ने हथिया लिए। वहाँ का नया राजा पूर्णतः कंपनी के अधीन हो गया। अंग्रेज और मराठों के बारे में आप कक्षा 7 में भी पढ़ चुके हैं। कंपनी ने आगे मराठाओं की ओर ध्यान दिया और 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में हार के बावजूद मराठे भारत के बहुत बड़े भाग को नियंत्रित करते थे, किंतु वे आपस में बटे हुए थे। इनकी बागडोर सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोसले जैसे अलग अलग राजवंशों के हाथों में थी। कंपनी के अधिकारी और फौज ने मराठा प्रमुख की आपसी लड़ाइयों का फायदा उठाया और एक के बाद एक कई लड़ाइयों में मराठों को कमजोर कर दिया। अंततः 1817 से 19 के युद्ध में मराठे पूरी तरह पराजित हुए और मराठाओं का क्षेत्र भी कंपनी के प्रावधान हो गया। कंपनी और पंजाब। अब कंपनी का ध्यान पंजाब के
राजा रणजीत सिंह की ओर गया। 1799 से 1839 ईस्वी तक पंजाब, कश्मीर, आधुनिक हिमाचल प्रदेश के कुछ भागों पर इनका शासन था। रणजीत सिंह के जीवन काल में ही उसके राज्य के विस्तार को कंपनी ने रोक दिया, लेकिन इनके जीवन काल में कंपनी पंजाब को नियंत्रित करने में असफल रही। रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद पंजाब में अस्थिरता आ गई और इस स्थिति का फायदा उठाकर 1849 में कंपनी ने पंजाब को अपने नियंत्रण में ले लिया। विलय नीति। सीधे युद्धों के अलावा भारतीय राज्यों को अपने नियंत्रण में लेने के लिए कंपनी ने अन्य बहाने भी ढूंढने शुरू किए। विलय नीति भी ऐसा ही कुछ एक बहाना था। इस नीति के अंतर्गत अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती थी और उसका अपना कोई पुत्र नहीं होता है तो उसके राज्य को कंपनी अपने नियंत्रण में ले लेती है। और इस नीति के तहत 1884 से 1856 के बीच भारत के कई राज्य सतारा, संभल, उदयपुर, नागपुर इसी कंपनी के नियंत्रण में आ गए। कंपनी हुकूमत की स्थापना। इस प्रकार 1856 ईस्वी तक संपूर्ण भारत पर कंपनी का नियंत्रण हो चुका था। जरा सोचिए, 1600 में स्थापित एक व्यापारिक कंपनी कैसे इतने बड़े साम्राज्य को अपने नियंत्रण में लेने में सफल रही। आइए इसकी सफलता के कुछ कारणों पर विचार करें। जैसा कि आपने कक्षा 7 में पढ़ा था कि 1707 में अंग्रेज औरंगजेब की मृत्यु के बाद कई नए स्वतंत्र क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ। इनमें आपसी तालमेल का अभाव था। हर राज्य दूसरे के इलाके हड़प कर अपने राज्य का विस्तार चाहता था। एकता के अभाव के कारण भारतीय राज्य एक कर आसानी से कंपनी के हाथों में पराजित हो गए। कंपनी की सेना के पास भारतीय सेनाओं से बेहतर तोपें और बंदूकें थीं। भारतीय सैनिकों की तुलना में उसे नियमित रूप से अभ्यास कराया जाता था और भारतीय सैनिकों की तुलना में वो अधिक अनुशासित थी और उन्हें नियमित रूप से वेतन मिलता था। कंपनी की सफलता के उपर्युक्त कारणों में से आपके अनुसार सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण क्या हो सकता है? इनके अतिरिक्त आप किसी और कारण के बारे में बता सकते हैं। अपना लाभ सर्वोपरि। आपने देखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो हम लोगों के देश में व्यापार करने आई थी, किस प्रकार उसने यहाँ की आंतरिक कमजोरियों का फायदा उठाते हुए अपने आप को एक राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित कर लिया। यहाँ से आर्थिक संसाधनों से लाभ उठाते हुए इस देश के शासक बन बैठे। इस देश का शासक बनने के बाद इस देश में वस्तुओं के उत्पादन एवं उससे होने वाले मुनाफे को कंपनी अपनी ज़रूरत और लाभ के अनुसार तय करने लगी। आइए इसके एक उदाहरण से समझने का प्रयास करें। सबसे पहले कंपनी भारत में बना कपड़ा यूरोप में बेचकर मालामाल हो रही थी। फिर जब इंग्लैंड में कपड़े के कारखाने लग गए तो वहाँ का बना कपड़ा और दूसरे सामान भी भारत में बेचने लगी। भारत से वे कपास खरीदकर अपने देश के कारखानों को बेचती। वे भारत में कई ज़रूरी फसलें उगवा कर उन्हें दूर भेजती, जैसे नील, पटसन, अफीम, गन्ना और चाय, काफ़ी आदि। इसके अलावा कंपनी कारीगरों में जोर जबरदस्ती से बहुत कम कीमत पर माल खरीदने की कोशिश करती। कारीगर गांव छोड़ करके भाग रहे थे। कंपनी किसानों में भी ज़्यादा लगान वसूल करने की कोशिश करती। ये सब किस प्रकार हो रहा था, ये आप आगे के पाठों में पढ़ेंगे। कंपनी की यार्ड में राज्यों ने लूट खसोट धोखाधड़ी मची हुई थी। यहाँ पे कुछ प्रश्नों के उत्तर आपको पैराग्राफ को पढ़ करके जरूर देना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। हम मिलेंगे एक नई क्लास में। हम पढ़ रहे हैं हम बिहार बोर्ड जो क्लास की बात करें तो ये क्लास 8th की क्लास की बुक की एनालिसिस
कर रहे हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए अपने हित मित्र दोस्तों के साथ। चैनल को जो पहली बार देख रहे हो सब्सक्राइब करके बेल घंटी जरूर बजाएं। तो चलिए तब तक आप पढ़ते रहें, मस्त रहें। नमस्कार।